कानूनी तालीम का हम आगाज़ कैसे कर सकते हैं? मतलब कौन-सा पहला मरहला है जो एक बच्चे को पहले अबूर करना चाहिए? आप बीए ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट या आपने बीए किया है या बीएससी की है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते थे लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए। और उस वक्त जो कोर्स था लॉ का, वो 2 साला कोर्स था। जी हाँ। स्टूडेंट को पहले लॉ पढ़ना ज़रूरी है क्वालीफाई करने से पहले? आप बीए में जब 2 साला वो था और उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ग्रेजुएशन होती थी लॉ कॉलेज में, किसी भी रिकग्नाइज्ड लॉ कॉलेज में। उस वक्त भी प्राइवेट का कॉन्सेप्ट आ चुका था, लेकिन किसी भी रिकग्नाइज्ड लॉ कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए बीए में लॉ के सब्जेक्ट ज़रूरी होते थे। मतलब अगर आप इस लेवल तक पहुँच भी हो तो उसके बाद आई थिंक आपको कोई टेस्ट भी पास करना होता है? उस वक्त टेस्ट नहीं था, लेकिन ये 2016 के बाद जब ये बीएस हो गया 5 साला, इसमें बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते थे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती थी। फॉर एग्जांपल किसी ने वकालत मुकम्मल कर ली है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसके लिए क्या है? मतलब लाइसेंस कब मिल सकता है? एलएलबी को कंप्लीट करने के बाद वो लॉ असेसमेंट, ग्रेजुएशन असेसमेंट, लॉ गेट ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट देगा, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के तहत हर सूबे में अपनी अपनी बार कौंसिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लीगल टॉक में हम आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शाबिंदा फरसी। नाज़रीन, प्रोग्राम लीगल टॉक एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम कानून की दुनिया को आसान ज़ुबान में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप वकील बनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि वकील बनने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, या फिर आपको कानूनी दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। तो चलिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट उवैस अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं शाबिंदा, आप ठीक हैं? फिर ठीक। और आज हमारे प्रोग्राम का जो है दूसरा आप कह सकते हैं एपिसोड है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है शाबिंदा कि चूँकि हमारे पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम प्रोफ़ेशन की बात करते हैं, शोबाजात की बात करते हैं, तो उसमें कुछ शोबाजात ऐसे हैं जो पेशा वराना प्रोफ़ेशनल्स जिनको कहा जाता है। उन प्रोफ़ेशनल्स शोबाजात में 2 शोबे जो हैं वो सबसे अहम हैं। एक है तिब का शोबा और दूसरा है वो कानून का शोबा। तो आज हम ये देखेंगे कि एक कानून के शोबे में क्या-क्या मराहिल हैं, क्या-क्या तालीम हासिल करनी पड़ती है, किन-किन मराहिल से गुज़र कर उस भट्टी में पक कर जो बंदा जो है वो सोना बनता है और कुंदन बनता है, और फिर वकालत के शोबे में आता है, तो उसे क्या-क्या तकालीफ, किन-किन मराहिल, किन-किन इदारों से वाबस्ता रहना पड़ता है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है जी। बिल्कुल। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है। बहुत से नौजवान जो है हमारे प्रोग्राम देखते हैं तो उनको ज़रूर इन्फॉर्मेशन हमसे मिलेगी हमारे इस प्रोग्राम से, और ओवैस कादरी साहब जो है आप लोगों को गाइड देंगे। सर, आप यहाँ से थोड़ा-सा शुरू करते हैं कि कानूनी तालीम का हम आगाज़ कैसे कर सकते हैं? मतलब कौन-सा पहला मरहला है जो एक बच्चे को पहले अबूर करना चाहिए? देखिए शाबिंदा, पाकिस्तान में तालीम के कुछ मराहिल हैं, कुछ दर्जे मुकर्रर किए गए हैं। जैसे मिडल है, प्राइमरी है और उसके बाद सेकेंडरी है। तो आज से अगर हम 20-30 साल पहले चले जाएँ, 2016 से पहले की बात कर रहा हूँ, और अगर अपनी बात करूँ तो जब हमने एलएलबी की, एलएलबी लॉ ग्रेजुएशन, तो उस वक़्त क्राइटेरिया जो था वो क्राइटेरिया था ग्रेजुएशन। यानी एफएससी के बाद 2 साल आप बीए ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट या आपने बीए किया है या बीएससी की है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते थे लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए। और उस वक़्त जो कोर्स था लॉ का, वो 2 साला कोर्स था, एफईएल और एलएलबी, पहला साल और दूसरा साल, उसके बाद आप लॉ ग्रेजुएट हो जाते थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान बार कौंसिल, जैसे आप तिब के शो में देखते हैं कि पाकिस्तान पीएमडीसी है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है। इसी तरह इस शोबे में भी इसको पूरे पाकिस्तान में रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल है। तो पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो रूल्स बनाती है। तो ये रूल्स अलग-अलग बनते रहे, फिर उसके बाद इसको 3 साल में कन्वर्ट किया। यानी एफएससी करने के बाद एक लड़का जो एफएससी करता है या एफए करता है या वो डीकॉम करता है,
किसी और शोबे में भी। तो वो अगर लॉ की तरफ आना चाहता था तो उसको ये तरीका था कि वो 2 साल के लिए एलएलबी में दाखिला ले सकता था। लेकिन 2016 के बाद उन्होंने, उससे पहले उन्होंने 3 साला किया, फिर अब 2 साला के बाद अब 5 साला, उसको बीएस का नाम दे दिया। और एलिजिबिलिटी जो थी पहले ग्रेजुएशन के बाद थी, अभी वो एफएससी के बाद कर दी है। अच्छा। तो ये पहला मरहला है कि मैट्रिक के बाद एफए या एफएससी करने के बाद आप 5 साला एलएलबी प्रोग्राम में दाखिले के एलिजिबल होते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी के भी मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं। जी हाँ। स्टूडेंट को पहले लॉ पढ़ना ज़रूरी है क्वालिफाई करने से पहले? अभी उन्होंने ऐसा किया कि जब 3 साला कोर्स से पहले आप बीए में जब 2 साला वो था और उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ग्रेजुएशन होती थी लॉ कॉलेज में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज में। उस वक्त भी प्राइवेट का कॉन्सेप्ट आ चुका था, लेकिन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए बीए में लॉ के सब्जेक्ट ज़रूरी होते थे, यानी आपने वहाँ पे पढ़े हों। ये क्राइटेरिया था। अगर कोई नहीं भी पूरा करता था तो उसको भी मेरिट के ऊपर देख लेते थे कि उसके बीएससी और बीए के बाद मार्क्स और उसके स्टैंडर्ड क्या है। हमने जो पहले पढ़ा तो हमने बीए में ग्रेजुएशन के दौरान लॉ के 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। एक मोहम्मडन लॉ था और एक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। उनका सब्जेक्ट एक ही था। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं शरिया के, जैसे कुरान है, हदीस है, फ़िक़्ह, इज्तिहाद, इस्तिदलाल, ये सारे तो वो पढ़ाए जाते थे और साथ में जो है वो पढ़ाया जाता था इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 सब्जेक्ट्स बन जाते थे एलएलबी से पहले। ये फिर इंक्लूड हो जाते थे लॉ कॉलेज में। तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन और वो ब्रिटिश लॉ पढ़ा। ब्रिटिश लॉ पढ़ाया जाता था, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, सही। मतलब अगर आप इस लेवल तक पहुँच भी हो तो उसके बाद आई थिंक आपको कोई टेस्ट भी पास करना होता है? उस वक़्त टेस्ट नहीं था, लेकिन ये 2016 के बाद जब ये बीएस हो गया 5 साला, इसमें बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते थे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती थी, तो उनके लिए उन्होंने एक ऑप्शन ये रखा कि आप 3 साला प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब आप तो एफएससी करके नहीं आए ना, तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे इसको ऐड किया। लेकिन अभी 2016 के बाद केपीके में पूरे पाकिस्तान में अलबत्ता पाकिस्तान बार कौंसिल ने 3 साला कोर्सेज़ बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 साला हैं। लेकिन उसके लिए एफएससी के बाद आपको जो है वो जो है एडमिशन टेस्ट, हुँ, लॉ एडमिशन टेस्ट, लैट उसे कहा जाता है, एलएटी। बिल्कुल। लॉ एडमिशन टेस्ट एक जैसे कि आपका ये मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए जो एंट्री टेस्ट है या ईटा है या एमडी-कैट है, इसी तरीके पे ये लैट, एलएटी, लॉ असेसमेंट टेस्ट या लॉ एडमिशन टेस्ट, इसे ऐसे नाम दिया कि इसका जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एफएससी में तो आपने लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए ना, लेकिन जनरल नॉलेज के ऊपर सब्जेक्ट्स में वो एस्से वगैरह और एस्से राइटिंग और ये सारी चीज़ें, एमसीक्यूज़ जो हैं वो शामिल करके वो उसको एक टेस्ट के नाम दे देते हैं। और जो क्वालिफ़ाई करता है तो वो फिर पाकिस्तान की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के अंडर उनको इजाज़त मिली हुई है कॉलेज रन करने की, वहाँ पे वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता था। ठीक है। तो कितना परसेंटेज रखा गया कि कितने परसेंट आपके ज़रूर एनुअल में होने चाहिए आपके परसेंटेज फिर आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं? उसमें इन्होंने शायद मेरी अभी कंप्लीट वो तो नहीं है, 50% शायद है। अच्छा। जी, इस पे कि 50% के ऊपर अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप लैट अगर क्वालिफ़ाई कर देते हैं तो लॉ कॉलेज में आपका एडमिशन ईज़िली हो जाता है। और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी कॉलेजेस मौजूद हैं, जिनकी पाकिस्तान में हैं अभी कोई कॉलेजेस की तादाद अगर दोनों को मिला दें तो 150 से ज़्यादा है। और प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और पब्लिक सेक्टर में हैं। ठीक। तो मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर है तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इतना अफोर्डेबल तो होगा नहीं पाकिस्तान में अगर लॉ पढ़ा जाए कि कोई बच्चा इंटरेस्टेड है। नहीं, वो ऐसा है जी कि अभी चूँकि आप हर के जो सरकारी इदारे में हम जाएँ वहाँ से वहाँ की लिमिटेड सीट्स की वजह से, लेकिन आप पाकिस्तान के किसी भी जगह पे भी एडमिशन ले सकते हैं। हमारी जैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है और बाकी यहाँ पे भी केपीके में भी, हर शहर में भी कॉलेजेस मौजूद हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी मौजूद हैं।
तो इजीली बच्चा और बच्ची, और हमारी यहाँ पे जो फीमेल एजुकेशन सेक्टर में जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ फीमेल्स हैं, जिसमें कोई एजुकेशन नहीं है, जैसे शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी लॉ कॉलेजेस लॉ की क्लासेस मौजूद हैं, बीएस लॉ एक सब्जेक्ट उन्होंने रख दिया। इस्लामिया कॉलेज में भी है। जी, जी, वहाँ तो है। जी, जी। अच्छा, इस तरह ये बताइए कि ये जो कानून की जो डिग्री इसकी कितनी अक़साम हैं? स्टार्ट जो पहला है बीए-एफएससी के बाद जो 5 साला उसको बीएस एलएलबी कहा जाता है, और इसको लॉ ग्रेजुएट हो जाता है वो बंदा। अच्छा। इसके बाद अगर इससे बढ़कर वो बात करे, तो अगर वो प्रोफ़ेशन की तरफ नहीं जाता, अब उसके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं कि आया वो इस लॉ करने के बाद, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद, अगर वो आगे एकेडमिक क्लासेस लेना चाहता है, आगे मज़ीद पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए दूसरा रास्ता है। अच्छा। और अगर वो प्रोफ़ेशन में जाना चाहता है, तो उसके लिए दूसरा रास्ता है, यानी दोनों रास्ते मुतय्यन हो गए। दोनों रास्तों में रहते हुए दोनों काम भी किए जा सकते हैं। मतलब आपने प्रोफ़ेशन को जॉइन किया, तो अभी आप जो है वो लॉ गेट यानी ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट देंगे लॉ करने के बाद। अच्छा, अच्छा। पाकिस्तान बार कौंसिल के तहत पूरे पाकिस्तान में ये टेस्ट आप देंगे, आप उसको क्वालिफ़ाई करेंगे, वो भी एक नॉर्मल एक फ़ॉर्मेलिटी होती है। तो उसको देने के बाद आपको पाकिस्तान बार कौंसिल जो है एलिजिबल करार दे देता है कि यू आर नॉट नाउ एंटाइटल्ड, अच्छा। आप अभी इस मौके पे पहुंच गए हैं कि आपको वकालत को एक बाय प्रोफेशन जॉइन कर सकें। फिर उसके आगे उनकी एक मज़ीद एक क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट शुरू होती है। अगर वो ये नहीं करना चाहता, तो वो आगे उसके लिए मास्टर कर सकता है, जिसको एलएलएम कहा जाता है। फिर उसके बाद एमफिल कर सकता है, पीएचडी की तरफ जा सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ लॉ कहा जाता है उसे। तो जैसे कोई भी नॉर्मल किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो पीएचडी करता है, तो उसे डॉक्टर कहा जाता है, यहाँ पे डॉक्टर ऑफ लॉ कहा जाता है उसे। अच्छा। और वास जो है वो पसंद करते हैं कि बाहर जाके ग्रेजुएट हो जाएँ या पीएचडी बाहर से करें। तो वो भी उनके लिए वो मरहला ईज़ी रहता है क्योंकि ज़ाहिर सी वो तब भी को उनका टेस्ट पास करना होता हो कि नहीं? तो पाकिस्तान से बाहर जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो अमेरिका है या यूरोपियन ममालिक हैं, ज़्यादातर जो है लोग तरजीह देते हैं बरतानिया जाने को। अब वहाँ पे भी कुछ ऐसे मराहिल हैं और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे पाकिस्तान की लॉ ग्रेजुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते नहीं, आप वहाँ आके दोबारा इसको रिपीट करेंगे। और बाज़ ऐसे डिप्लोमास हैं जिनमें वो इनको एलएलएम मास्टर करने की परमिशन मिल जाती है। वहाँ पे जाके इसलिए कि वहाँ पे यूके में इनको बैरिस्टर बनने का मौका मिल जाता है, बैरिस्टर ऑफ लॉ। तो वहाँ पे लोग जो हैं, लेकिन वो एक पाकिस्तानी के लिए और एक मुतवस्सित तबके के नौजवान या फैमिली के लिए बरतानिया जाके तालीम हासिल करना बहुत कठिन मरहला है। क्योंकि वहाँ पे आपकी तालीम और रिहाइश अखराजात और फूडिंग और लॉजिंग ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ब्रिटिश पाउंड में आते हैं। तो वो पाउंड जो है बढ़ते जाते हैं उनकी जो पाकिस्तानी करेंसी डाउन होने की वजह से, तो वो बात अब करोड़ों में जाके पहुँच जाती है। बिल्कुल, ऐसे ही क्योंकि बैरून मुल्क तालीम कोई इतनी आसान भी नहीं है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने वकालत मुकम्मल कर ली है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसके लिए क्या है? मतलब लाइसेंस कब मिल सकता है वकालत? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अपनी लॉ ग्रेजुएशन एलएलबी को कंप्लीट करने के बाद वो लॉ असेसमेंट ग्रेजुएशन असेसमेंट लॉ गेट टेस्ट। ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट देगा, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के तहत अ, हर सूबे में अपनी-अपनी बार कौंसिल है। जैसे हमारी खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल है, पंजाब बार कौंसिल है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है। तो ये सूबाई सतह पे उसी पाकिस्तान बार कौंसिल के अंडर हैं। तो ये हर साल एलएलबी कंप्लीट होने के बाद उन तलबा से जो इधर आना चाहते हैं, वो उनसे एक टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट लेने के बाद वो उनको एक फॉर्म देते हैं, और वो फिर किसी न किसी सीनियर लॉयर जिसकी प्रैक्टिस 10 साल से ज़्यादा हो
और वो बार कौंसल सूबाई बार कौंसल में एनरोल हो, ठीक। उसके साथ वो अप्रेंटिसशिप करेंगे। जैसे आप जैसे कब इंटर्नशिप कर ली? जैसे आप इंटर्नशिप करते हैं, जैसे आप जो है वो हाउस जॉब करते हैं, तो वो किसी भी वकील के साथ उनको वो इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। तो वैसे अब अभी हम यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेके फिर यहीं से हम अपनी गिट्टी को जारी रखते हैं ना से एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम यहीं से दोबारा अपना जो है वो प्रोग्राम कंटिन्यू रखते हैं। हम बात कर रहे हैं कि लाइसेंस के हवाले से मुझे बताइए कि वैसा कि अगर किसी खातून ने या मर्द ने वकालत मुकम्मल कर ली है, एलएलबी में भी मुकम्मल कर ली है, और अब वो आगे की क्या मराहिल होंगे आपका ये बता दीजिएगा उसके बाद की, और लाइसेंस किस स्टेज पर जाके जो है वो आपको मिल सकता है? जैसा कि देखिए हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि 5 साला एलएलबी लॉ ग्रेजुएशन को मुकम्मल करने के बाद उसके सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म सामने आ जाते हैं। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वकालत के ऊपर है, यानी इस शोबे में को एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करना, कि आप पेशावर वकील बन जाएं। तो वकील बनने के लिए आपको पहले तो आपने एलएलबी से पहले वो लॉ असेसमेंट टेस्ट दिया था ना जी। अभी ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट असेसमेंट टेस्ट देंगे आप, लॉ गेट। क्योंकि देखिए एचईसी के साथ हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है रिकॉग्नाइज हैं, और उनको फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल है। तो पाकिस्तान बार कौंसिल के अंडर हर सूबे में, पाकिस्तान बार कौंसिल की ब्रांचेस तो हर सूबे में मौजूद हैं, लेकिन वो रेगुलेट कर रही है इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो वहाँ पे हर सूबे में प्रोविंशियल बार कौंसिल है, जैसे केपी के बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, इस तरह हर सूबे में। तो जब एक बंदा, ये लड़का ये लड़की स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद वो इस शोबे को एज ए पेशा वराना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे हम अपना पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें बहैसियत वकील। जी। तो वो पहले इंटीमेशन उनको बार कौंसिल देती है, एक इंटीमेशन लेटर देती है कि आपको ये फॉर्म दे दिया, ये इंटीमेट कर दिया गया कि इफ़ यू आर विलिंग, कि आप हमारे पास इनरोल होना चाहते, इनरोलमेंट के लिए, तो वो लेके जाते हैं किसी सीनियर लॉयर के पास, जिसको वो चॉइस करते हैं पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर, किसी भी शहर में, जो उनका टीचर रहा हो, जो उनको पसंदीदा हो, जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो, या आप ख़ास फील्ड में काम करना चाहते हैं। अब ख़ास फील्ड से मुराद ये है, सिविल लॉज़ हैं, क्रिमिनल लॉज़ के अलहदा वकला हैं, सर्विस लॉज़ के अलहदा हैं, लेबर लॉज़ के अलहदा हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज़ के अलहदा हैं, फैमिली मैटर्स अलहदा है। फिर इसमें आगे फिर सब डिविजन्स हैं, स्पेशलाइज़ेशन है। मतलब एक बंदा, एक वकील साहब अपने शोबे में काम करें और उसी शोबे में उन्होंने नाम कमाया हुआ है, और आप भी एज ए प्रोफेशन उसी शोबे को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट इंटीमेशन लेटर लेकर उसके पास चले जाते हैं। और अगर वो एक्सेप्ट करता है आपको, वो कहता है कि ठीक है मैं आपको एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन करवाता हूँ, तो वो आपको साइन करके दे देगा। अब उसको आपने दोबारा उसी बार 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 कौंसिल में सबमिट करना है। यू बिलोंग्स टू केपीके, तो आप केपीके बार कौंसिल में जाके उसको सबमिट करेंगे। आप कहते हैं जी मैं लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ, एलएलबी मैंने पेशावर से की है, मैं लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ, तो आप पंजाब बार कौंसिल वालों को एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनसे इंटीमेशन लेके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, पंजाब के किसी भी शहर में। सिंध में भी इसी तरह, जैसे हर सूबे का आएगा। अब इसमें आपने उस सीनियर लॉयर के साथ 6 माह का अरसा गुजारना है एज ए अप्रेंटिस, और ये पीरियड जो है वो रिकॉग्नाइज करती है फ्रॉम फर्स्ट इंटीमेशन से सेकंड इंटीमेशन तक बार कौंसिल, सूबाई बार कौंसिल। जब आपके 6 माह कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आपको दूसरा इंटीमेशन मिलता है, वही सूबाई बार कौंसिल देती है
कि नाउ यू हैव कंप्लीटेड 6 मंथ्स एज पर योर इन्फॉर्मेशन। हमारा फर्स्ट इंटीमेशन इस डेट का था, दूसरा इंटीमेशन 6 माह के बाद है। उसमें 6 माह 8 माह गुजर जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड्स आपके। तो वो फिर आपको कुछ अपने केसेस की लिस्ट प्रोवाइड करता है जो उन्होंने उसको टैकल किया होता है, उसको हैंडल किया होता है, जिसमें उन्होंने अपीयरेंस की होती है। तो वो केसेस की लिस्ट आप बना के देते हैं, तो वो उसके बाद बार कौंसिल जो है ना वो आपको एक उस लिस्ट में शामिल कर लेती है। उस लिस्ट में शामिल होने के बाद फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है आपकी टर्न का। अब पूरे सूबे में हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मौजूद हैं, ज़िले भी मौजूद हैं और तहसील कोर्ट्स भी मौजूद हैं। टाउन पे भी हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं। तो वहाँ से हर से वकील आ रहे हैं। तो उन सब की लिस्ट बनाने के बाद वो एक डेट हर शहर को अलग डेट देते हैं। तो वो फिर आपका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में आप क्वालिफ़ाई कर लें 50-60 मार्क्स जो भी उनके अपना क्राइटेरिया होता है। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू होता है किसी भी सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट, जिसमें बार कौंसिल के मेंबरान साहिबान भी बैठे होते हैं और आप भी बैठे होते हैं। आपसे उस टेस्ट के मुताबिक आपके केसेस जो आपने रेफ़र किए हैं उनके मुताबिक आपसे पूछा जाता है और उसके बाद वो आपको लाइसेंस। अब इसमें भी उनकी सवाबदीद शामिल है, डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें जो है लीगल पूछी जाती हैं, कुछ प्रोसीजरल पूछी जाती हैं। अब लीगल तो आपने तैयार कर ली है, लेकिन आप 6 महीने के दौरान आपने उस वकील का नाम तो मेंशन कर दिया, इंटीमेशन फर्स्ट और सेकंड करवा दिया, लेकिन आप कोर्ट्स कभी नहीं गए, हाँ जी। आपने अपीयरेंस ही नहीं की। आप घर बैठ गए, आपने कोई जॉब की है, कहीं दुकान करें, कहीं कारोबार करें, तो वो प्रोसीजर में फिर आप मार खाते हैं। मतलब आपको नहीं पता कि ज़िले कोर्ट्स कौन हैं, जजेस के नाम क्या हैं, कौन सा जज कहाँ पे बैठा हुआ है, पिटीशन फाइल करने का प्रोसीजर क्या है, विथड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है। तो वहाँ पे फिर आप हो सकता है डेफर्ड भी हो जाएँ। तो वो आपको फिर लाइसेंस के लिए फिर 3 महीने का टाइम दे देते हैं कि भई आप उसके बाद दोबारा तैयारी करके वापस आएँ। तो ये पहले लाइसेंस का प्रोसीजर है। अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो वो आप इब्तिदाई सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के अंडर जितनी भी कोर्ट्स हैं ना जी, उसके अंडर जो सुपरविज़न में आती है, वहाँ क्यों आपको एलिजिबिलिटी दे दी जाती है। नाउ यू आर एलिजिबल। अब एलिजिबिलिटी क्या है कि आप मेरे पास आएँ कि जी मेरा एक केस है, तो मैं बार कौंसिल मुझे एक लाइसेंस जारी करता है। वो लाइसेंस मेरा एक क्राइटेरिया है, मेरी एलिजिबिलिटी है, मेरी अथॉरिटी है कि नाउ आई एम एन एडवोकेट। मैं अपने नाम के साथ एडवोकेट भी लिख सकता हूँ और बार कौंसिल मुझे एक एनरोलमेंट नंबर भी दे देती है, बार कोड भी दे देती है। वो मेरा बार कौंसिल का नंबर है, जिसको वहाँ पे मैं मेंशन करके मुझे एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाता है, ताकि मैं कहीं पे प्रेज़ेंटेशन कर सकूँ तो मैं एडवोकेट कार्ड हूँ, ये मेरा कार्ड है जो बार कौंसिल ने मुझे जारी किया हुआ है। और आप जब भी जब मिसाल जैसे मैं आपको दे रहा था, अगर कोई भी मेरे पास आता है कि जी मेरा केस है, चाहे मुझे समझ आती है, नहीं आती, लेकिन मैं वो लाइसेंस की बुनियाद के ऊपर वकालतनामा उस कोर्ट में वकालतनामा मीन्स कि यू हैव गिवन द अथॉरिटी टू मी कि आप मेरे बिहाफ पे उस केस को प्रेज़ेंट करें। तो बार कौंसिल और कोर्ट्स मुझसे वकालतनामा माँगती है। वो एक प्रिंटेड फॉर्म है, जो आप खुद भी प्रिंट कर सकती हैं। कुछ बार कौंसिल्स ने अपने प्रिंट किए होते हैं, उसमें एक नॉमिनल से चार्जेज़ होते हैं, वो हम ले लेते हैं और उसके ऊपर नाम और अपना बार कौंसिल का नंबर करके उस कोर्ट में जमा करवा देते हैं। वो हाई कोर्ट के अंडर सबॉर्डिनेट जितनी भी कोर्ट्स हैं, वहाँ पे हम एलिजिबल हो गए। हम लाइसेंस लेने के बाद नाउ आई एम एन एडवोकेट। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ कि खुदा ना ख़ास्ता किन-किन सूरत-ए-हाल में लाइसेंस कैंसल हो सकता है किसी की? बार कौंसिल, सूबाई बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल ने बहुत सारे रूल्स मुतय्यन किए हुए हैं। उनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। किसी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हो जाने की वजह से कहीं पे आप गवर्नमेंट लेवल पे किसी जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप वकालत को छोड़कर वहाँ जॉइनिंग कर लेते हैं, तो उसमें वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। मतलब ऐसे बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि आपने जुडिशरी में चले गए, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन का आप जज बन गए, तो सस्पेंड हो गया। अब आप जब वो रिटायरमेंट के बाद, ये छोड़ने के बाद आएँगे, दोबारा रिजॉइन कर लेंगे। अब बार कौंसिल यहाँ पे एक ज़िम्नन बात
जो सवाल आपके पास होना चाहिए कि अब बार कौंसिल को हम सालाना फंड्स भी देते हैं। वो मेंबरशिप फीस है, शुरू में भी देंगे और हर साल भी देंगे। तो वो हमारी मेंबरशिप फिर कंटिन्यू रहती है। इसके बाद दूसरा मरहला आता है जब हमने 2 साल कंप्लीट कर लिए एज़ ए वकील। पहले तो 6 माह किसी सीनियर के साथ थे ना, जिसका इंटीमेशन लेटर लेने के बाद हमने उसको इन्फॉर्म किया और हम पहले इब्तदाई कोर्स में वकील बन गए। अभी इसके बाद दूसरा मरहला है हाई कोर्ट के लाइसेंस का। मतलब आप निचली अदालतों में तो अपीयरेंस कर सकते हैं, आपको परमिशन है कि आप बहैसियत वकील होकर किसी भी अपने मुवक्किल के केस को प्रेज़ेंट कर सकें, पेश कर सकें, प्लीड कर सकें। लेकिन इसके बाद जो दूसरा एपेलेट फोरम है या हाई कोर्ट है, वहाँ पे फिर लाइसेंस का आपको एक दूसरा मरहला आता है कि आपने इब्तदाई अदालतों में 2 साल अपने मुकम्मल कर लिए। जब इस प्रोफ़ेशन, इस शोबे में रहते हुए अपने 2 साल आपने मुकम्मल कर लिए, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। उसमें आपको अपने अपने किए हुए हैं कि मैंने इतने केसेस अदालतों में किए, उसमें एटलीस्ट मिनिमम 20 केसेस की तादाद आप देंगे, उसकी लिस्ट, उनके नाम, उनके डॉक्यूमेंट्स कि ये केस था, उसका ये टाइटल था, इस साल में था, इस साल में पेंडिंग है या फैसला हुआ है, ये केस है जिसमें मैं बहैसियत वकील पेश हुआ हूँ। तो उसके बाद फिर सूबाई बार कौंसिल आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाती है। तो वो फिर वही मरहला दोबारा रिपीट होता है। तो आपको 2 साल के बाद हाई कोर्ट का लाइसेंस दे दिया जाता है, तो आप पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट में एज़ ए वकील पेश हो सकते हैं। जी। उसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया देखा जाता है कि आपने कितने केसेस विन किए हैं या नहीं की दिक्कत? नहीं, विन की बात नहीं है वहाँ पे, प्लीड की बात है। और जब आप टेस्ट तो नहीं, इंटरव्यू में बैठते हैं तो फिर आप की बात क्लियर हो जाती है। वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कि आपकी वकालत क्या है, आया आपने वकालत की भी है, नहीं की। आप जुडिशरी को जानते हैं, प्रोसीजर को जानते हैं। क्योंकि शाबिंदा कवानीन की तादाद देखी जाए ना जी, तो कवानीन जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो उसके बाद कहते हैं ना, पार्लियामेंट ने और सूबाई असेंबलियों ने जो पास किए हुए हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो उन कवानीन के ऊपर अपने आप को उनसे बहरवर होना या उनको पूरा पढ़ना या उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस तक रसाई भी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक अच्छा वकील अपने आप को अपडेट रखता है। और वकालत एक ऐसा शोबा है जिसमें अगर मैं मुबालगा आराई ना करूं तो आपको सारी उम्र पढ़ना पड़ता है। एक डॉक्टर जो है एमबीबीएस करने के बाद इतना नहीं पढ़ता, क्योंकि उसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ाते हैं, मेडिसिन देते हैं कि जी ये नई रिसर्च आ गई है, ये नई मेडिसिन आ गई है, वो पुरानी हो गई, आप इसको लिखे जी, हम आपको इधर परसेंटेज देंगे, फलाना, ये चीज़ें उनको थोड़ा सा वो दिया जाता है। हमारे शोबे में ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, लर्निंग को इस खतरा में नहीं होता है एक लॉ। देखिए, एक तो कवानीन वो हैं जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो कवानीन हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं। उसके अलावा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल शरीयत कोर्ट और हर सूबे में मौजूद हाई कोर्ट, इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स, वो अपने मुख्तलिफ औकात में सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट केसेस के ऊपर फैसलाजात देते हैं। वो फिर एक अलहदा इदारा है जो कि वो ये कंसिडर करता है कि इनमें से कौन-सा फ़ैसला जो है वो काबिल गौर और काबिल तवज्जो है, या उसको प्रेसिडेंट नज़ीर बनाया जाए, उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो वो बुक जर्नल्स, जो लॉ जर्नल्स हैं हमारे पास, वो मंथली आते हैं। वो मंथली हम परचेज़ करते हैं।
सिविल लॉ के अलहदा, क्रिमिनल के अलहदा, लेबर और सर्विस के अलहदा, कस्टम के अलहदा, कॉन्स्टिट्यूशनल अलहदा। अगर एक नॉर्मल वकील देखा जाए ना तो कम से कम वो 10 से 20,000 पर मंथ जो इन किताबों के ऊपर सर्व करता है। जो मंथली जर्नल्स आते हैं जो साल के बाद फिर वो बुक की किताबों की 5 सेट की शक्ल में बन जाते हैं, जैसे जैसे पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट, पीएलडी उसे कहा जाता है। अब पीएलडी में जो हैं वो 2 तो जर्नल्स वो हैं 1 और 2 जिसमें कौमी असम्बली के कवानीन जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो नया कानून पास होता है तो उसमें आ जाता है। इस तरफ दूसरा वो तमाम सूबों की असम्बलियाँ जो कानून पास कर रही हैं, ऑर्डिनेंस पास कर रही हैं, वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के केसेस आ जाते हैं। फिर पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट, और इसी तरह फिर सिविल लॉ केसेस वो सिर्फ सिविल है। फिर क्रिमिनल लॉ जर्नल्स सिर्फ क्रिमिनल्स हैं। फिर वाईएलआर है, फिर एनएलआर है, पीएलजे है, कस्टम केसेस हैं और सर्विस केसेस हैं। ये जर्नल्स बहुत बड़ी तादाद बनती है। तो ये एक वकील को इन सब से आगाही और अपडेट रखने के लिए एक बहुत बड़ा टाइम देना पड़ता है। और यकीन करें कि वकालत एक ऐसा शोबा है कि अगर आप थोड़ा-सा ना अपने प्रोफ़ेशन से जो सिंसियर और काम कर रहा होगा ना, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। उसका वो टाइम निकालना बिल्कुल मुश्किल तरीन मरहला है। क्योंकि सुबह कोर्ट्स में, फिर उसके बाद दफ्तर में, फिर रात को फिर केसेस सुबह देखना और फिर सुबह केस पे अपीयरेंसेस करना, इन मराइल से गुज़रना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 10 साल फिर हमें गुज़ारने पड़ते हैं हाई कोर्ट के लाइसेंस के बाद, एक तीसरे मरहले के लिए। तो ये काफ़ी लंबा लाइफ का इन्वेस्टमेंट आपकी जा रही है वकालत में। बहुत जी। अब देखें कि हाई कोर्ट का लाइसेंस लेने के बाद, अब हाई कोर्ट के बाद तीसरा जो मरहला आता है, हर वकील के लिए एक ख्वाब होता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस कर लूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेन रजिस्ट्री इस्लामाबाद में है और बाकी जो बेंचेस हैं मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं, पेशावर में भी है। तो इसमें फिर आपको पहले 200 केसेस देने पड़ते थे, मतलब वो केसेस जो आपने हाई कोर्ट में हैंडल किए हों, अच्छा। 200 केसेस। अभी आके उन्होंने कम कर दिए, 20 कर दिए हैं, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया बहुत सख्त कर दिया है। 10 साल मुकम्मल होने के बाद फिर आपको पहले अपने वो केसेस की लिस्ट देंगे, अपने तमाम एकेडमिक रिकॉर्ड देंगे, अपनी एलिजिबिलिटी शो करेंगे। फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट में बार कौंसिल और जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं, वहाँ से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे कि हाँ, ये हम वी ही इज़ अ वेल नोन लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, हम इसको जानते हैं, ये हमारा मेंबर रहा है और इसके पीछे कोई ड्यूज़ बकाया नहीं है। तो उसके बाद वो फिर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको पेशावर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जजेस के सामने पेश होना पड़ता है कि या यू आर मेडिकली एंड मेंटली यू आर फिट और आपकी अपीयरेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिलता है 10 साल के बाद। इसमें एक और चीज़ आती है, जब एक वकील लॉ करने के बाद बार कौंसिल में मेंबर भी हो गया, उसको एनरोलमेंट भी मिल गई। अब एक छोटी-सी कैटेगरी मज़ीद आती है कि पाकिस्तान में आप किसी भी ज़िले में एसोसिएशन है, जैसे पेशावर बार एसोसिएशन है, मर्दान बार एसोसिएशन है, चारसद्दा बार एसोसिएशन है, डे खान, बन्नू, एबटाबाद, तो वहाँ पे आप किसी न किसी बार एसोसिएशन की मेंबरशिप ज़रूर लेंगे। अच्छा, ई मस्ट। ये मस्ट है। आप पंजाब में भी ले सकती हैं। आप उस एसोसिएशन के मेंबर्स बनेंगे, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। मतलब आपकी सिटिंग, आपके दूसरे मामलात, आप उसको भी पर मंथ मेंबरशिप देते हैं। ठीक। तो ये तमाम मराहिल हैं एक वकील की बनने के लिए कि वो आखिर सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाता है। नाउ ही इज़ एलिजिबल टू अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एट एनी फोरम, जिसी बेंच में या मेन रजिस्ट्री में, केसेस पे डिपेंड करता है, तो वो पेश होता है जी। तो अब यहाँ पे वो मुकम्मल हो चुका। यहाँ पे उसकी वकालत तो मुकम्मल पहले से हो गई। अब ये शोबे हैं और ये मराहिल हैं उसकी पेशा वराना
कद को बढ़ाने के लिए कि वो एक सीनियर लॉयर है, लॉयर। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं वे का बिल्कुल, ये कुल सही बात है। उसने उसकी पूरी जवानी वकालत में निकल गई, ऐसा है। देखिए ना जी, आप अगर एफएससी, तो एफएससी जो है शायद 18-19 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उसने 5 साल लगाने हैं, अगर 18 साल में किए तो 23 साल में वो लॉ ग्रेजुएट तो हो गया। 1 साल और लगाएगा तो 24 साल में वो प्रैक्टिसिंग लॉयर आ गया उस बार काउंसिल के अंडर, पहला लाइसेंस उसे मिल गया। तो 24 साल की उम्र में ही वो उस शोबे में आके वो जो है वो उस समंदर में उसने गोता-ज़न हो गया और मोती चुनने शुरू कर दिए। अच्छा, आखिरी मुख्तसर बस 2 लाइनें में इसको हम ज़रा वाइंड अप करते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है हम जितनी गुफ्तगू करें उतनी ही कम होती है। हमें ड्यूरेशन जो है उसका भी ख़्याल रखना पड़ता है प्रोग्राम का। बस आप इतना जल्दी से बताइएगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सूबाई बार कौंसिल में क्या डिफ़रेंस होता है? देखिए जी, जैसे मैंने अभी पहले इसकी बातों के दौरान, डिस्कशन के दौरान ये बात सामने आई, पाकिस्तान बार कौंसिल जो है पूरे पाकिस्तान को रेगुलेट करता है, जिसमें वो लॉ कॉलेजेस को भी रेगुलेट करता है, उनकी रिकॉग्निशन भी होती है, लाइसेंसेस को भी देखता है। तो ये एक बहुत बड़ा इदारा है, और इसी के अंडर हर सूबे में सूबाई बार कौंसिल आती है, वो उसी के अंडर होती है। फिर इसी तरह सूबाई बार कौंसिल के नीचे हर बार एसोसिएशन, हर ज़िले में बार एसोसिएशन है, जो उसको रेगुलेट करती है। मतलब बार एसोसिएशन जो है वो आंसरेबल है टू द बार काउंसिल, और बार काउंसिल जो है वो आंसरेबल है टू द पाकिस्तान बार काउंसिल। जो बंदा सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस ले लेता है तो वो डायरेक्ट मेंबर हो जाता है पाकिस्तान बार काउंसिल का। वो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल से बाहर निकल जाता है। होता तो उनका भी मेंबर ही है, लेकिन वो पाकिस्तान बार काउंसिल के अंडर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेने के बाद। तो पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसके अलहदा मेंबर्स होते हैं जो वुकला से ही होते हैं। उनका ये रोल भी है कि वो जजेस की सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट्स, उसमें वो जो कमेटी बैठती है वो उसमें मेंबर बहैसियती मेंबर बैठते हैं जजेस के साथ। इस तरह सूबाई बार कौंसिल के जो मेंबर होते हैं बार कौंसिल मेंबर 5 साल के लिए मेंबर्स बनते हैं इलेक्शन होने के बाद। अभी हमारे नवंबर में इलेक्शंस दोबारा हो रहे हैं, तो पाकिस्तान सूबाई बार कौंसिल का मेंबर बनने के लिए कुछ सीटें होती हैं उसकी, पेशावर की। तो उन सीटों के लिए वो इलेक्शन करते हैं, वो 5 साल के लिए मेंबर आ जाते हैं। तो वो फिर सारी पॉलिसी मेकिंग और जो रूल्स और फार्मूलेट करना, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ, वुकला के साथ, बार एसोसिएशन के साथ, ये डीलिंग्स वो डे टू डे। अब देखें, इसमें एक ज़मनन बात करूँगा, ये 5 साला और 3 साल कोर्स से पहले ना, वो ऐसा था कि प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जब इनको परमिशन दी गई, गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस के बाद ना, गवर्नमेंट सेक्टर के बाद, तो बहुत सारा ऐसी खेप आ रही थी जो कि रिटायरमेंट के बाद, 50 साल के बाद, 55 एज में, 60 एज में, कोई पुलिस से रिटायर हो रहा था, कोई किसी और डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहा था। वो रिटायर होने के बाद क्या करते कि प्राइवेट लॉ कॉलेज में इवनिंग क्लासेस में दाखिला ले लेते। 2 साल, 3 साल का उन्होंने एलएलबी किया, वो आ जाते थे बार एसोसिएशन में। उस वक़्त ना लैट था, ना गैट था, कुछ भी नहीं था। तो ये हाँ, ये इंटीमेशन लेटर वाला प्रोसेस भी बड़ा सिंपल था, तो वो बन जाते हैं मेंबर। अब पाकिस्तान बार कौंसिल और सूबाई बार कौंसिल जो है हमसे जो पैसे लेती है सालाना, वो हमारी फलाह बहबूद पे भी खर्च करती है, बिल्डिंग्स बनाती है, कोर्ट रूम्स बनते हैं, सिटिंग रूम्स बनते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, हमारे लाइसेंस को रेगुलेट करना पड़ता है। उसमें हर वकील की वेलफेयर को भी मद्देनज़र रखा जाता है। बार कौंसिल की बात करूँ, तो बार कौंसिल जो है किसी हादसाती या इत्तेफाकी बीमारी या किसी इंसिडेंट के तौर पे, या खुदा न खास्ता डेथ के बाद, वो उसको एक ख़ास मद में पैसे भी देते हैं उसके लवाहिकीन को। पहले वो 5 लाख थे, फिर 10 लाख बढ़े, फिर 20 लाख हुए, अभी ज़्यादा कर रहे हैं उसको बार-बार। उसमें ऐसा हुआ जो कि बार कौंसिल के लिए बड़ी अचंभे की बात थी और उनके लिए इम्पॉसिबल बात हो गई कि एक 60 साल में बंदा आया,
और उसने 2 साल वो पैसे दिए और वो 10 लाख रुपए लेके जा रहा है। अ, और एक बंदा आया 25 साल की उम्र में, अब उसने 30 साल गुज़ारने हैं, वो पैसे उसने 30 साल वाले दिए हैं। अच्छा। तो उन्होंने फिर बार कौंसिल पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये क्राइटेरिया लगाया, बार एसोसिएशंस को भी अपनी उसमें लेकर एतमाद में, कि जो बंदा 50 30 के बाद आएगा, 25 के बाद आएगा, उसके लिए बार कौंसिल का फर्स्ट जो फ़ी है ना, वो ये होगी। वो नॉर्मल नहीं होगी। अब एक नौजवान बच्चा आ गया जो 20 साल, 24 साल की उम्र में आ गया, अब वो नॉर्मल फ़ीस दे रहा है और 50 साल के बाद आने वाला भी नॉर्मल दे रहा है। अब 2 साल के बाद फ़ौत हो गया तो उसके लवाहिकीन तो आ गए कि जी हमें तो आप दें, वो जो हमारी रिक्वायरमेंट बनती है वो तो आपकी लॉट। उन्होंने कहा नहीं, 30 के बाद आएगा तो उसकी ये पेमेंट करेगा। ऐसे भी है कि वो 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए दे के लाइसेंस लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था। इसीलिए उन्होंने इवनिंग क्लासेस और ये चीज़ें ख़त्म की। अभी भी प्राइवेट लोग आ रहे हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आते हैं, लेकिन उन्हें सोचना पड़ता है कि मुझे लाइसेंस लेना है, तो लाइसेंस के लिए मुझे ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो ये बाज़ चीज़ें जो बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल इनको रेगुलेट करती है, और वक़्त के साथ-साथ उसमें तब्दीलियाँ अभी भी आई हैं, मज़ीद भी आती रहेगी। बिल्कुल, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि वकालत करना कोई आसान नहीं है, वकील बनना भी आसान नहीं है। वकील बनना भी आसान नहीं है और वकालत करना तो मज़ीद बहुत मुश्किल है। तिब के शोबे में, मेडिकल के शोबे में डॉक्टर बनने के लिए आप पहले बहुत पढ़ते हैं, बाद में पढ़ना नहीं है। यहाँ पे पहले बहुत कम है, बाद में आपने बहुत बहुत पढ़ बढ़िया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही नॉलेजेबल था। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली ख़ास तौर पे हमारे यूथ को जो इंटरेस्टेड है कानून को अपनाने के लिए, वकालत को अपनाने के लिए। तो ये एक बहुत ही आपने खूबसूरती से जो है हमें जो है वो गाइडेंस दी हमारे ऑडियंस को। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आया। अगर आपके कोई भी सवालात हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए कानूनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए उवैस साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात है। अल्लाह हाफ़िज़।